जिस पर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है रात के 9 बज चुके हैं, रात के 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जिसमें आपके यूपी मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। और यूपी मॉक टेस्ट जैसे आपके अखिल सर कराते थे, आज कुछ दिनों से मैं करा रहा हूँ। जैसे ही आपके अखिल सर वापस आ जाएंगे, यानी जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो आपको वो फिर से दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने यूपी के मॉक टेस्ट का। और यूपी के मॉक टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोबाइल की स्क्रीन पर। ये आरिफ आ गए भाई, संदीप भाई आ गए हम लोग फिर से आपके सामने। और फिर से आपके सामने आने के बाद में आपका पहला क्वेश्चन भी ले आए। और पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। और ऑप्शन में आपका दिया है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कहता है आरामपुर, ऑप्शन सी कहता है गाजियाबाद, और ऑप्शन डी कहता है वाराणसी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक मैं बता देता हूं कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कहाँ हुआ था, मैं तब तक बताता हूं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जब हुआ था तब थी 31 जुलाई। ठीक है, और सन थी 1880। इनकी कृतियों की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी, इन्होंने कृतियां लिखी, कौन कौन सी कृतियां लिखी आपको पता है। इनकी सबसे फेमस जो कृति है वो कौन सी है, गोदान है। इसके अलावा कर्मभूमि एक फेमस कृति जो बोली जाती है, गोदान। इसके अलावा कर्मभूमि और इन्होंने रंगभूमि, ऐसे कई सारी उपन्यास लिखे हैं। इन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे और इन्हीं उपन्यासों के चलते, इतने उपन्यासों के चलते इनको बोला गया उपन्यास सम्राट। तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है और मुझे लगता है ये बात आपके लिए हो सकता है नई हो। ठीक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर, लेकिन ऑप्शन पूछा गया है क्या कि इनका जन्म हुआ कहां था। तो इनका जन्म हुआ था, प्रिया चाहर ने आंसर दिया है डी। प्रिया चाहर गुड इवनिंग। इसके अलावा आरिफ ने आंसर दिया है सी। तो जिन्होंने आंसर डी और सी दिए हैं दोनों के ही आंसर यहां पे गलत होते हैं। नहीं, वाराणसी, हाँ ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका सही है, वाराणसी। ठीक है, डी आंसर जिसने दिया है उनका आंसर सही है, वाराणसी आंसर यहां पे सही है। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। और इनका जन्म हुआ कब था, 1880 में हुआ था। इनके द्वारा गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सदन, सेवा सदन, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। इस वजह से इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। सूरज गौर ए नहीं है, वाराणसी है इसका आंसर। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर, ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और ऑप्शन आपका ए कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आरिफ जी सर, आरिफ तुम्हारा दोस्त कहां चले गए, यदुवंशी आज। प्रिया चहर ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इसी के साथ में प्रिया चहर का आंसर होता है गलत। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर होने वाला है वो मैं बता दूं कि यहां आपका आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो यहां तक आ गया है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना है 1887 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, 1887 ईस्वी में की गई। ये बात आपको याद रखनी है। धीरेन्द्र सिकरवार बी, आरिफ इधरशी ऑप्शन नंबर बी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसके ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश लोगों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको ये याद रखना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद ने की थी। और इनके अगर पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम था सर सैयद अहमद खां।
ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इनकी स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना हुई कब थी, तो ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 1877 में हुई थी, लेकिन 1877 में वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था, वो था आपका मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड। उसका नाम क्या था? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1877 में हुई थी, और उस टाइम पे इसका जो नाम था वो क्या था? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड। और इसका नाम 1920 में बदला गया, 1920 में नाम बदला गया। क्या नाम बदलकर हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। इससे पहले ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको सभी जानते होंगे कि इसकी जो स्थापना की थी वो की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। और कब की थी? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। ठीक है, स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए तो वो 1916 है। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात की जाए तो इसकी स्थापना की थी 1921 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1921 में। और किसके द्वारा की गई थी? शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई थी। अभय सिंह गुड इवनिंग। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई थी। तो बात आपको याद रखनी है, सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कब बना था? 1877 में। तब इसका नाम मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था, और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1920 में इसका नाम बदला गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना कराई थी। महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय की बात करें तो शिव प्रसाद गुप्त ने 1921 में इसकी स्थापना की थी। और इलाहाबाद जो था वो 1877 ईस्वी में बना था। इसलिए इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, मदन मालवीय, हाँ जी, अभय सिंह मदन मालवीय ने ही इसकी स्थापना की थी, जो कि आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, और बहुत अच्छा विश्वविद्यालय बना जाता है ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रासे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? अभय सिंह, सूरज गौर, आरिफ, धीरेन्द्र शिकरवार, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। पूर्व का ग्रासे किसे कहा जाता है? तो ये बात आपको याद रखनी है कि पूर्व का ग्रासे का यहां पे मतलब है कि ग्रासे आपका एक शहर है, ग्रासे आपकी एक सिटी है, लेकिन ये है कहां पर? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्या है? ग्रासे जो नाम की एक सिटी है, और ये कहां पर है? ये बात आपको याद रखनी है कि ये कहां पर है? ये फ्रांस में है, यानी ये फ्रांस की सिटी है। ये क्या है? फ्रांस की सिटी है। अब इसको आप लिंक कर रहे हैं किससे? वो यानी उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से क्यों कर रहे हैं? ये बात आपको इस वजह से याद रखनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसे बोला जाता है परफ्यूम सिटी। इसे क्या बोला जाता है? परफ्यूम सिटी। ठीक है, ग्रासे को, यानी फ्रांस की जो एक सिटी है ग्रासे, इसे परफ्यूम सिटी के नाम से जानते हैं, यानी परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में परफ्यूम यानी इत्र की बात की जाएगी तो इत्र में आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कन्नौज किसके लिए फेमस है? कन्नौज जो है आपके इत्र के लिए फेमस है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ग्रासे ऑफ ईस्ट। इतनी बात समझ में आई? यदुवंशी ने आंसर दिया है 3 से का डी, बिल्कुल सही है। आरिफ आपका गलत है। सूरज गौर और धीरेन्द्र सिकरवार सब ने आंसर दिया है डी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कन्नौज हो जाएगा, क्योंकि ये परफ्यूम सिटी की बात कर रहा है और ग्रासे में परफ्यूम बनते हैं, तो यहाँ पर कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में इत्र। ठीक है, बाकी के ऑप्शन की बात करेंगे तो आपको एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट है जो कि वहां का फेमस प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की एक स्कीम है जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी, 2018 में।
और इसका मतलब क्या है कि 2018 में लॉन्च होने के बाद जो आपके छोटे परंपरागत उद्योग हैं उनका विकास कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड थी। तो यहाँ पे जैसे मैं कन्नौज की बात करूं तो कन्नौज किसके लिए फेमस हुआ है? कन्नौज है आपका इत्र के लिए फेमस, ठीक है। बनारस किसके लिए फेमस है? यहाँ पे बन प्रोडक्ट यानी बन डिस्ट्रिक्ट, बन प्रोडक्ट यानी बनारस एक आपका डिस्ट्रिक्ट, और इसका प्रोडक्ट कौन सा है? इसका प्रोडक्ट है आपके बनारस की साड़ी, ठीक है। सभी जानते हैं कि बनारसी साड़ी कहाँ बनती है, कहाँ मिलती है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद को बोला जाता है पीतल नगरी। क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। क्या बोला जाता है बनारस को, वो सॉरी मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जहां से आपके मुख्यमंत्री आते हैं, तो इनका नाम क्या है? यानी गोरखपुर में क्या फेमस है? टेराकोटा। और टेराकोटा आपकी एक प्रकार की मिट्टी होती है, इससे क्या बनाए जाते हैं? इससे आपकी बर्तन मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्या बनता है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना लॉन्च की थी, एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और इसके तहत ये सब आने लगी हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? गोरखपुर में हाँ टेराकोटा, गोरखपुर में टेराकोटा। सूरजगौर बिल्कुल सही है, ओडीओपी 2018 में लॉन्च हुई थी। तो 2018 में किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन आपका है बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। इनमें से एक ऑप्शन सही है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। आरिफ, यदुवंशी, सूरज गौर, धीरेन्द्र सिकरवार, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जल्दी से इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपको मालूम होना चाहिए, हाँ जी टेराकोटा, इसके बाद में बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये भूटान जो है हिमालय की चोटियों के बीच में है, ठीक है। यहां पर क्या है? हिमालय की चोटियां पड़ती हैं, पड़ती तो आपके इंडिया में भी हैं, लेकिन यहां पे क्या है? यानी बहुत भयंकर तूफान आते हैं। तो हिमालय की चोटियों में जो भयंकर तूफान आते हैं उसकी वजह से इसे बोला जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो भयंकर तूफान आने की वजह से भूटान को क्या बोला जाता है? हिमालय की चोटियों में होने की वजह से, हिमालय की चोटियों में तूफान आने की वजह से, यहाँ की घाटियों में आने की तूफान आने की वजह से इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। यदुवंशी ने आंसर दे दिया है 4 का डी, बिल्कुल सही आंसर दिया है यदुवंशी ने। तो यहाँ पे आपका क्या है? भूटान है। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि आपके सामने ऑप्शन और भी दे रखे हैं। तो एक ऑप्शन है आपका बर्मा। तो बर्मा का नाम जो था वो म्यांमार हुआ। बर्मा का नाम जो है वो अब आज के टाइम में म्यांमार है। तो म्यांमार जो है नाम वो कब पड़ा? सूरज गौर हाँ ऑप्शन नंबर डी है। धीरेन्द्र सिकरवार बिल्कुल सही, भूटान इसका आंसर है। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि बर्मा आपका एक देश जो कि आज के नाम पे, आज के टाइम पे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो ये म्यांमार नाम जो है वो कब पड़ा? तो आपको ये याद रखना है कि म्यांमार यानी बर्मा की बात करें तो बर्मा आपका एक देश जो कि कहां पर है? आपके अराकान नियोमा श्रेणी के, अराकान नियोमा श्रेणी वहां पर आपकी नेचुरल बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ 1947 नहीं है, 1947 नहीं है। तो बर्मा का जो नाम पड़ा म्यांमार, ये याद रखना कि 1989 में इसका नाम क्या पड़ा? म्यांमार पड़ा। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि बर्मा जो था वो पहले आपका इंडिया का पार्ट था, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश शासन हुआ करता था। तो इसको इंडिया से अलग कब किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इसको 1937 में भारत से अलग किया गया। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, 1937 में भारत से अलग किया गया। तो आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो बर्मा है, बर्मा कब अलग हुआ था भारत से, तो 1935 के एक्ट के थ्रू इसको 1937 में भारत से अलग किया गया। और इसका पुराना नाम जो बर्मा था, नया नाम आज के टाइम पे म्यांमार है, वो 1989 में बना। और आपके सामने बॉर्डर पूछ लिया जाए कि भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम क्या है, तो भारत और म्यांमार की सीमा जो है वो अराकान नियोमा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। अराकान नियोमा श्रेणी आपकी हिमालय की ही चोटियों यानी हिमालय का ही एक एक्सटेंड पार्ट है।
हिमालय का एक एक्सटेंड पार्ट है, उसकी श्रेणी का नाम है अराकान योमा श्रेणी। और अराकान योमा श्रेणी आपका जो बॉर्डर है ये कैसा बॉर्डर है, ये प्राकृतिक बॉर्डर है, यानी नेचुरल बॉर्डर है। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि प्राकृतिक बॉर्डर वो होते हैं, प्राकृतिक सीमाएं वो होती हैं जहां पर हम नदियों के द्वारा, पहाड़ों के द्वारा या इनके द्वारा हम क्या करेंगे, बॉर्डर को बांटेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यारोपित बॉर्डर कौन होते हैं, जो किसी के द्वारा हम पे अध्यारोपित किए जाते हैं, उन्हें हम अध्यारोपित बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन ये बन गया कि बर्मा के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको बता दिए। बर्मा 1947 में नहीं, 1937 में अलग हुआ था। आरिफ ने भी आंसर दिया, डी भूटान बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं बांग्लादेश के बारे में। तो आपको पता है कि बांग्लादेश कब बना था, तो बांग्लादेश बना था आपका 1971 में। बांग्लादेश कब बना, यानी जब आपके पाकिस्तान या ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान के बीच में उपद्रव स्टार्ट हुआ, तो वहां पर आपका एक देश यानी 1971 में एक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। और जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान के बीच के युद्ध में भारत की जीत हुई। और भारत की जीत हुई और इसके बाद में यहाँ पर 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, और इसी के बाद में आपका एक नया देश बनता है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये भी आपका कौन सा पाकिस्तान हुआ करता था, इसे बोलते थे हम ईस्टर्न पाकिस्तान, और जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान। अब 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है सीकर तकनीक क्या होती है। सीकर तकनीक के साथ में एक क्रूज मिसाइल बनाई गई जिसका नाम आपसे पूछा गया है कि आपके नाम सामने है पृथ्वी, गरुण, ब्रह्मोस और नारायण। तो सीकर तकनीक आपकी ऐसी है जो सटीकता के बारे में बताती है, यानी कि आपकी जो मिसाइल हमने छोड़ी है वो कितने % सटीक जा रही है, अपने टारगेट को कितने % से उसको टारगेट को हिट कर रही है। तो इसी के लिए हमने इसे क्या बोला, तो इसी को हमने बोला है सीकर तकनीक। ठीक है, तो अब आपसे यह पूछा गया है कि सीकर तकनीक से मिसाइल कौन सी बनाई, यानी किस में यूज की गई है। तो आपको यह याद रखना है कि आपकी एक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। इसमें जो तकनीक यूज हुई, इसमें जो टेक्निक यूज हुई वो कौन सी यूज हुई, सीकर यूज हुई है। और यदुवंशी ने आंसर दे दिया है 5 का सी है। ठीक है, यदुवंशी ने आंसर दे दिया 5 का सी। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पे रखा गया है। रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो ये नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर ये जो नाम पड़ा है ब्रह्मोस, ये नाम रखा गया। आपसे अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है आपकी 290 किलोमीटर। और ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल, क्रूज मिसाइल है। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड कितनी है, 2.8 मैक। 2.8 मैक। और 8 मैक जो है, मैक का मतलब क्या होता है कि ध्वनि की चाल से कितने गुना, ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी से चलती है। मैक इसके लिए यूज होता है कि ध्वनि की चाल से गुना कितने ज्यादा चलती है, उसके लिए हम मैक यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2.8 का मतलब क्या है कि आपकी ध्वनि की चाल से लगभग 3 गुना तेजी से चलती है। तो ये है आपकी ब्रह्मोस, जो कि आपकी रेंज है 290 और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है। आज के टाइम पे आपने करंट में भी पढ़ा होगा कि भारत अब ब्रह्मोस को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट भी करने लगा है। भारत ने ब्रह्मोस को अपने घर में, यानी स्वदेश से निर्मित आपकी मिसाइल है, और इस मिसाइल को अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन बनता है, मिसाइल की बात हो रही है, तो आपका एक और क्वेश्चन बनता है जिसका नाम है मिसाइल मैन। और मिसाइल मैन कौन है आप भी जानते हैं, उस मिसाइल मैन का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन कौन थे, एपी हैं अभी भी, मतलब ये अब्दुल कलाम तो नहीं है, लेकिन मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक
एक प्रोडक्ट को या फिर कह सकते हो एक मिशन को टारगेट किया या एक मिशन को लीड किया जिसका नाम है IGMDP। और IGMDP में इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत हमने कितनी मिसाइल बनाई, जिसके तहत हमने 5 मिसाइल बनाई जिनका नाम क्या है, पटना। क्या है, पटना। ये ट्रिक है याद करने की। पहली मिसाइल आपकी पृथ्वी, इसके बाद में हमने अग्नि बनाई, जैसे आप सुनते होंगे अग्नि 5 का टेस्ट, अग्नि फर्स्ट का टेस्ट, अग्नि सेकंड का, यानी हम क्या करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। इसके अलावा टी से आपकी त्रिशूल हो जाती है, एन से आपकी नाग, और ए से हो जाएगी आपकी आकाश। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको लीड किया था APJ अब्दुल कलाम ने, तो ये अब भारत का 1983 में आपका एक मिशन बनाया गया जिसमें हमने 5 मिसाइलों को बनाया। और इसके बाद में APJ अब्दुल कलाम को क्या बोला गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला गया। और इन्हीं के नाम से जहां पर हम मिसाइल टेस्ट करते हैं उसी व्हीलर द्वीप का नाम आज APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सर ये PPT कौन बनाता है, तो कोई ना कोई तो बनाता ही है, हमारी टीम है तो टीम बनाएगी। अरविंद कुमार सर आप कैसे हो, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, आप बताओ। यदुवंशी APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही। धीरेन्द्र सिंह करवार, कलाम, हाँ जी कलाम, APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन बोला गया। इसके अलावा इन्हीं के लिए व्हीलर द्वीप जो था हमारा, व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती हैं, कितनी चलती हैं, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या में आपके सामने ए है, 4, 1, 2 या 3। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सर ये PPT कौन बनाता है, अच्छी बनी है भाई, टीम अच्छी है तो टीम अच्छा ही काम करेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेन चलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चलती थी, चलती हैं नहीं है, चलती थी, क्योंकि अभी कुछ तनातनी चल रही है जिस वजह से आज के अभी तक हमारा जो व्यापार चल रहा था या फिर कह सकते हो ट्रेन चलती थी, वो ट्रेन अब पाकिस्तान नहीं पहुंचती हैं, अब वो इंडिया की सीमा में ही रहती हैं। तो 2 ट्रेनों की बात करेंगे तो 2 ट्रेनें आपकी कौन सी हैं, एक है आपकी समझौता एक्सप्रेस, एक ट्रेन जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन जो है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है थार एक्सप्रेस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती थी जिसका नाम भारत समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस है, और ये आज के टाइम में इंडिया की सीमा में ही चलती हैं, यानी इंडिया के बॉर्डर पर ही चलती हैं। यदुवंशी 6 का बी, हाँ जी बी नहीं है यदुवंशी, समझौता एक्सप्रेस, इसके अलावा थार एक्सप्रेस भी है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, यानी सहायक संधियां की बात की जा रही है, किसके लिए किया गया, सहायक संधियां किसके लिए बनाई गई, तो जहां पर सहायक संधियों की बात की गई वो ब्रिटिश शासन को बढ़ाने के लिए की गई, यानी ब्रिटिश शासन को एक्सपेंड करना था। तो वो किसके शासनकाल में आई थी, ये बात पूछी गई है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर क्या है, लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर सी। तो इन्होंने क्या किया, यानी अपना विस्तार करने के लिए ये संधि बनाई। तो यहाँ पर आपका विस्तार जैसे आपका हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे प्रेसिडेंसी थी जो इनको इसमें शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी बात की जा रही है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो कि आपके सामने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। किसको, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड वारन हेस्टिंग, इन्होंने आंग्ल और नेपाल युद्ध में, यानी आप आंग्ल और नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ ये उसको लीड कर रहे थे।
ठीक है। इसके बाद सगौली की संधि हुई। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को क्या माना जाता है, इसे माना जाता है भारत कह सकते हो, ब्रिटिश अंग्रेजों का बाबर था ये। इसे क्या बोला जाता है, अंग्रेजों का बाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व अनेक विश्वसनीय, उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। यानी यहां पर पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई उसके बाद गुरु की जो संस्था चल रही थी, जैसे आपके सिखों के गुरु, वो संस्था जो थी वो आपका समाप्त हो गई। इसके बाद सिखों का जो नेतृत्व किया, सिखों का जो लीड किया, वो उनके विश्वसनीय शिष्य ने किया। यानी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे उन्होंने उसका लीड किया। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि उस लीडर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी कहता है बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर सी अजीत सिंह और ऑप्शन नंबर डी जुझार सिंह। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। धीरेन्द्र सिकरवार ने दिया है ऑप्शन नंबर बी और सूरज गौर ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, बंदा बहादुर। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ इसके बाद में, यानी गुरु गोविंद सिंह के बाद में गुरु की जो परंपरा होती थी उसको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर आपके जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे, यानी सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे, जिनका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूरज गौर ने सही आंसर दिया। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगला क्वेश्चन कहता है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। यानी जो नाम है पाकिस्तान, इसको किसके द्वारा गढ़ाया गया था, इसको कौन लेके आया था सबसे पहले सामने। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी है चौधरी रहमत अली और ऑप्शन नंबर डी है मौलाना आजाद। तो इसका आंसर 9 का पता नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताने वाला हूं। और कोई इसका आंसर देना चाहेगा तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सूरज गौर, धीरेन्द्र सिकरवार, यदुवंशी। धीरेन्द्र सिकरवार ने आंसर दे दिया है चौधरी रहमत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रहमत अली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम को गढ़ा था। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान नाम आज के टाइम पे है वो किसने गढ़ा था, वो चौधरी रहमत अली ने किया था। और इनका एक पत्र आया था नाउ और नेवर शीर्षक के नाम से। यानी इन्होंने क्या छापा था, एक नाउ और नेवर नाम से एक टाइटल दिया था और नाउ और नेवर में इन्होंने क्या लिखा था, पाकिस्तान के एक नाम को लिखा था। यानी पाकिस्तान जो नाम निकल के आया वो इसी पत्र में निकल के आया, इस नाउ और नेवर नाम के शीर्षक में। ठीक है, तो पाकिस्तान नाम किसके शीर्षक में निकल के आया, वो इन्हीं के शीर्षक में निकल के आया, नाउ और नेवर के नाम से, जो किसने लिखा था, चौधरी रहमत अली ने लिखा था। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूरज गौर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। यदुवंशी, अब तो आपको पता चल गया होगा 10 का सी है। धीरेन्द्र सिकरवार ने भी आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी। नाइटहुड की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी वो किसके विरोध में छोड़ दी गई थी, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। यदुवंशी ने 1940 में, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी है जलियांवाला बाग, ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट और ऑप्शन नंबर डी है साइमन कमीशन। धीरेन्द्र सिकरवार ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ये बिल्कुल सही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो कब त्याग दी थी या कब लौटा दी थी, वो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। क्योंकि नाइटहुड का मतलब क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है जो आपके नाम के आगे लगाता है सर। यानी जिस भी के भी नाम के आगे सर लगा है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक सम्मान है जिसे नाइटहुड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग संहार जब हुआ था
तो इन्होंने इसको त्याग दिया था। लेकिन ये हुआ कब था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद में आते हैं आपके साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन की स्थापना की बात की जाए तो साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1929 में। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ठीक है, सॉरी 1927 में हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना होती है और 1928 में इसको भारत में लाया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो भारत में ये आया था 1928 को। ठीक है, कब आया था? 1928 में। 1927 में इसकी स्थापना होती है और साइमन कमीशन को भारत में कब लाया गया? 1928 में लाया गया। और यहां पर आपका अगर एक नारा आया था साइमन गो बैक, एक नारा था साइमन गो बैक। ये नारा किसने दिया था? अगर आपसे ये पूछता है कि साइमन गो बैक का नारा दिया था, वो दिया था यूसुफ अली ने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे भी जाते हैं, यानी साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में और भारत में आया था 1928 में। 13 अप्रैल 1928 बिल्कुल सही है कि 13 अप्रैल 1928 में आया था। सॉरी, 13 फरवरी 1928 को आया था सूरज गौर, 13 फरवरी 1928 को आया था ये। हाँ, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बाद में क्या हो गया था? विरोध करने के बाद में उनकी लाठी के पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका गोदावरी नदी का उद्भव स्थल इनमें से कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्भव स्थल पूछा गया है, यानी ओरिजिन पूछा गया है कि गोदावरी नदी का ओरिजिन कहां से होता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। गोदावरी नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो मैं बता देता हूं कि गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की, तो आपका ये मालूम है ये आपका प्रायद्वीपी भारत है, इसे बोला जाता है कौन सा? प्रायद्वीप भारत। ठीक है, प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से कहा किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, और यही पार्ट आपका क्या है? प्रायद्वीपी भारत कहलाता है। यहां पर आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। यहां पर आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गोदावरी। तो यहां से कहां से निकलती है? ये आपका वेस्टर्न घाट है और इस वेस्टर्न घाट में आपका महाराष्ट्र का पार्ट है और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यहां से निकलने के बाद में ये कहां चली जाती है? क्वेश्चन आपसे पूछता है तो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद में ये कहां चली जाती है? निकलने के बाद में ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में और डेल्टा बनाते हुए कहां गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? ऑप्शन कि गोदावरी नदी का उद्भव स्थल किस राज्य से होता है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो गया, महाराष्ट्र यहाँ पे। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत की नदी यानी प्रायद्वीपी नदी की बात करते हैं तो प्रायद्वीप में सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपी भारत की ये सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में बात की जाए तो ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूरे भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी वो भी आपकी कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो कौन सी है? वो गंगा है। अब बात की जाती है कि इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ये भी आपको याद रखना है कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि दक्षिण की गंगा कौन सी है। ये बात आपको याद रखनी है कि एक टर्म है आपका दक्षिण गंगा और एक टर्म है दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। जब दक्षिण गंगा की बात करते हैं तो दक्षिण गंगा आपकी कौन सी नदी हो जाती है, दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी नदी है। ये क्या है, ये आपका एक नाम है। दक्षिण गंगा क्या है, ये नाम है। जब नाम की बात की जाएगी तो दक्षिण गंगा कौन सी हो गई, गोदावरी नदी का एक और नाम है जिसका नाम है दक्षिण गंगा। लेकिन जब दक्षिण की गंगा की बात की जाती है तो दक्षिण की गंगा कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाती है कावेरी नदी। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है कि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, गंगा नदी से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए ये दक्षिण की गंगा है और उत्तर की गंगा वो आपकी गंगा नदी है ही। ठीक है, दक्षिण गंगा गोदावरी है, लेकिन दक्षिण की गंगा की बात की जाएगी तो वो कावेरी नदी है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाती है तो वो आपकी गंगा है। इतनी बात समझ में आई। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी लेंथ कितनी है तो इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सूरजगौर गंगा बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत की कावेरी बिल्कुल ये सही, यदुवंशी धीरेन्द्र सिकरवा दक्षिण भारत की गंगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, वो ये है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्वेश्चन में पूछा गया है मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है डल झील, ऑप्शन नंबर बी लोकटक, ऑप्शन नंबर सी चिल्का और ऑप्शन नंबर डी कहता है बूलर। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेश वाटर लेक की बात की जाएगी तो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है आपकी बूलर लेक। ठीक है, कौन सी है, बूलर लेक। और बूलर लेक की बात की जाती है, ये किससे बनती है, ये झेलम नदी की वजह से बनती है। इसको बनाने वाली कौन सी नदी है, झेलम नदी है। और इसी को क्या कहा जाता है, बूलर लेक को, बूलर लेक को गोखुर झील भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, गोखुर झील भी कहा जाता है। यानी इसकी जो शेप है वो गाय के खुर के समान है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, गोखुर झील भी बोला जाता है, या फिर ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। यदुवंशी ने आंसर दे दिया है 13 का डी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो बूलर लेक किससे बनती है, ये आपकी झेलम नदी से बनती है और ये इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। तो गोखुर इस वजह से बोला जाता है कि जैसे ये इस तरीके से बहती है सांप के आकार की, और सांप के आकार के बहने के बाद में इसका एक यहां से कनेक्शन खत्म हो जाता है और कनेक्शन होने के बाद में ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। और जब ये पार्ट अलग होता है तो ये गाय के खुर समान लगता है, यानी ये गाय के खुर के समान लगता है, इसलिए इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे गोखुर क्यों बोला जाता है, गाय के खुर के समान लगने की वजह से इसे गोखुर झील बोला जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे आपसे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। डल झील की बात करेंगे तो डल झील आपकी कहाँ पर है, डल झील आपकी श्रीनगर में है। कहाँ पर है, श्रीनगर में है। और अगर लोकटक की बात करेंगे तो लोकटक भी आपकी फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। और चिल्का की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। डल झील श्रीनगर में, लोकटक मणिपुर में, चिल्का उड़ीसा में। जम्मू कश्मीर की डल झील बिल्कुल सही है, उड़ीसा में आपकी लोकटक मणिपुर तैरता, हाँ ये भी बात सही है। लोकटक झील पर आपका क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये किस पर है, लोकटक पर। इसी को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है, या फिर बोला जाता है दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, वो है आपका केबुल लामजाओ।
ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है और मणिपुर के भी लोकटक झील पर है। यहाँ पर आपके जो द्वीप बनते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स बनते हैं, उन्हें फुमदीज बोला जाता है। उन फुमदीज पर जब हिरन कूदता है तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिस वजह से इसको बोला जाता है कि फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी, राम राम। अभिषेक उपाध्याय राम राम। तो आप अभिषेक उपाध्याय बड़े लेट हो गए, अब क्लास तो आपकी आधी से ज्यादा हो चुकी है। चलो अब जुड़ जाओ, आगे के क्वेश्चन कर लो, बाकी की रिकॉर्डिंग क्लास में आप देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान के द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी कहता है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी कहता है जापान और ऑप्शन नंबर डी कहता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जितने भी साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं वो साथी जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या होगा कि आप अपने साथियों को शेयर कर दें। तीसरा ये होगा कि आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिलने के बाद में आप हमसे रोजाना जुड़े रहोगे। ठीक है, तो जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार शेयर कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान से ली गई है? और धीरेन्द्र सिकरवार ने आंसर दिया है यूएसए से, यदुवंशी ने भी आंसर दिया है यूएसए से, और यहां पे आपके आंसर हो जाते हैं गलत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान से। ठीक है, तो यहाँ पे कानून बनाने की बात कर रही है, कानून की बात कर रहे हैं, तो विधि का जो यानी विधि के द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया है वो जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। और जब यूएसए की बात कर रहे हो तो यूएसए से हमने क्या लिया है? यूएसए से हमने लिए हैं मूल अधिकार। ठीक है, यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमने क्या उठाया? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार को उठाया। और अगर आपसे पूछ लिया जर्मनी से हमने क्या लिया? जर्मनी से लिया हमने आपात उपबंध। ठीक है, जर्मनी से हमने लिए आपात उपबंध। और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो संविधान संशोधन किया। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन। यानी आप संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है? वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इंग्लैंड से हमने क्या लिया, तो इंग्लैंड से हमने लिया विधि का शासन। ठीक है, और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपसे डीपीएसपी, जिसे कहते हैं आप राज्य के नीति निदेशक तत्व, और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमने लिए हैं वो हमने लिए आयरलैंड से। तो ये भी बात को आपको याद रखिएगा कि ये सारी चीजें हमने कहां से उठाई हैं। धीरेन्द्र सिकरवार मूल अधिकार आपके वहां से हैं, मूल अधिकार आपके यूएसए से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार वही है आपका, यूएसए से लिया है धीरेन्द्र सिकरवार। ए ऑप्शन, ए नहीं है, सी ऑप्शन है जापान। संसदीय प्रणाली, हाँ जी, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है धीरेन्द्र सिकरवार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 2006, 2007, 2008 और 2009। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। शिक्षा का अधिकार, जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में आरटीई, और ये कब आया था? इसे बोला जाता है 2009। यानी आप कभी भी आरटीई का नाम सुनोगे तो आरटीई 2009 बोला जाता है। इसका मतलब है कि राइट टू एजुकेशन आया था आपका 2009 में। जल्दी, अब मैंने तो आंसर दे ही दिया कि कब आया था, 2009 में। अभिषेक उपाध्याय ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, धीरेन्द्र सिकरवार आंसर। यदुवंशी 2008 में नहीं आया था, 2009 में ही आया था। और ये भी मैं बता दूं, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बता देता हूं कि ये 86वें संविधान संशोधन, यानी ये कब आया था?
जब हमने संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया था, ये तब आया। और ये 86वां संविधान संशोधन भी पूछ लिया जाए तो संविधान संशोधन हमने 86वां कब किया था, तो ये किया था हमने 2002 में। ठीक है, कब किया था? 2002। इसी में हमने क्या जोड़ा? इसमें हमने भाग थर्ड जोड़ा। इसमें क्या जोड़ा हमने? भाग थर्ड जोड़ा। और भाग थर्ड में हमने एक नया आर्टिकल भी जोड़ा, जो क्या है, यानी भाग थर्ड में हमने क्या ऐड किया? भाग थर्ड में नया आर्टिकल जोड़ा, जो क्या है? आर्टिकल 21A, जो क्या बताता है? 21A कहता है आपका 6 से 14 वर्ष के जो इतने भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मतलब सर जी हमने कहीं पढ़ा था 2001 में। नहीं, 2001 में नहीं है, 2009 में है। आप 2005, एक और बात करें तो इससे रिलेटेड एक आपका है 2005, जिसे कहा जाता है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और जो आपका जब नई शिक्षा नीति यानी शिक्षा नीति बनती है, उसी के लिए आपका आता है नेशनल करिकुलम आपका फ्रेमवर्क। जैसे आपकी अभी नई शिक्षा नीति आई, उसके लिए भी हमने NCF 2022 लागू किया है। तो अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाग थर्ड में हमने नया आर्टिकल जोड़ा, वो था आपका 21A। और 21A में क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A। और ये क्या है? ये आपका मूल अधिकार है। ये बात आपको याद रखनी है। कब आया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हमने 21A को जोड़ा। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि ये RT 2009 को लागू कब किया गया, तो लागू किया गया इसे 2010 में। ठीक है, कब लागू किया गया? 2010 में। और आपने क्वेश्चन पूछा था एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी जो है ये अभी नई बनी है, यानी शिक्षा नीति आपकी कौन सी बनी है? एजुकेशन पॉलिसी आई आपकी 2020 में। और 2020 में क्या हुआ था और किसकी अध्यक्षता में आई थी? तो आपको ये याद रखना है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई एजुकेशन पॉलिसी। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई। अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। इसमें हुआ क्या, आपको पता है कि मानव संसाधन, एक था मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय को आज हम क्या बोलते हैं? इस पॉलिसी के बाद में, आने के बाद में, आज हम उसे क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री यानी शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो आपके धर्मेंद्र प्रधान आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और आपसे पूछ ली जाए कि इसकी संरचना कैसी है, तो इसकी संरचना है 5334। ठीक है, हमने इसमें क्या किया? 10+2 को चेंज कर 5334 की संरचना बनाई। यानी आपकी संरचना, शैक्षणिक संरचना जो होगी, तो आपका पहले 5 वर्ष आपका क्या रहेगा? आपका नर्सरी, प्री नर्सरी, ये सारी चीजें आपकी 5 वर्ष में आएंगी। उसके बाद 3 आपका 6, 7, 8 जो हुआ था। फिर उसके बाद में आपका 9, आपका 6, 7, 8 नहीं है, 5334 ही है। तो 5334 करके हमने बनाई है इसकी संरचना। ये याद रख लेना, थोड़ा सा निकल गया दिमाग से थोड़ा। चलो इतना ही रखते हैं इसके बाद में। यानी RT जो था वो 2009 में आया और 2010 में लागू किया गया। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका आंसर क्या है? 2009। हाँ, सर्व दीक्षा अभियान आया था 2001, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने एक और नया क्वेश्चन जो क्या कहता है? कहता है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था? यानी जो आपका एक टीका आया था, जो कि किसके लिए आया था? खसरा और रुबेला के लिए आया था। बस आप इतना से याद रख लीजिए। और इसके लिए क्या किया गया था कि इसको, खसरा और रुबेला जो था वो 2020 तक खत्म करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब हमने इसका लक्ष्य जो बनाया है, इसका जो लक्ष्य है वो अब क्या है? वो लक्ष्य 2023 था, लेकिन हमने 2023 तक भी इसको खत्म नहीं किया है। बस आपको इतनी सी जानकारी देनी थी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूरज गौर सर, प्रिया चाहर ने और ये ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही है प्रिया चाहर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? इसका आंसर यदुवंशी ने डिलीट कर दिया।
क्या बात है यदुवंशी, क्या डिलीट कर दिया? सूरज गौड़ ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। कब? चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे बात की जा रही है कि जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो ये याद रखना है कि किस जिले की संख्या सबसे ज्यादा है। इलाहाबाद, जो कि आज के टाइम पे प्रयागराज है, इसकी जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा जिला, वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ये बात आपको याद रखनी है कि लखीमपुर खीरी जो है वो आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका लखीमपुर खीरी। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा जिला वो कौन सा है? इलाहाबाद, जो कि आज के टाइम पे क्या है? प्रयागराज। ठीक है। और इसका नाम कब चेंज किया गया था? अक्टूबर 2018 में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही है। सूरज गौर ने आंसर दिया सी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, निम्न में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? और ऑप्शन नंबर है आपके सामने रामपुर, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी है फरीदकोट, और ऑप्शन नंबर डी कहता है पोरबंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। 3 रियासत कौन सी थी, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। पहली एक रियासत थी जिसका नाम है जूनागढ़, दूसरी एक रियासत थी जिसका नाम जम्मू कश्मीर, और तीसरी रियासत जिसका नाम हैदराबाद। ये तीनों रियासतों ने क्या कर दिया कि आपके भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। जब भारत में दो डोमिनियन बनाए गए थे, उन 2 डोमिनियन में 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है। जिसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर अपना खुद का देश मांग रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे जूनागढ़ की बात करते हैं तो यहाँ जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में लोगों ने ज्यादातर वोट किया, जिसके बाद में जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे रात ही रात में हमने पुलिस भेज दी, और पुलिस भेजने के बाद में इसको भी शामिल करा लिया गया। जम्मू कश्मीर के जब पहले शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण करने के बाद में जम्मू कश्मीर पर, यानी यहाँ के जो महाराज थे हरि सिंह, उन्होंने भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़। 2 मिनट का आपका टाइम लेंगे। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो मनीष सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। और मैं हर क्लास को सर की क्लास को देखता हूँ, तो आप मानिए कि एक क्वेश्चन में ये आपको बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। तो जितनी मेहनत ये सर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप भी उतनी ही मेहनत सर की क्लास को शेयर करने में करें। और भाई जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, सभी बच्चे सर की क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू मनीष सर। आप लोग जो क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका यूपी पुलिस को और भी अच्छे एग्जाम्स हैं उनको मैच कर रहा है। तो सभी बच्चों से भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, राम राम जयंत पौनिया, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी 1 घंटा क्लास बनाने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस ढूंढते हैं, और उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए नई नई करंट अफेयर्स भी ऐड करते हैं इसमें। ठीक है भाई। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मनीष सर को सपोर्ट करें। बहुत ही मेहनत के साथ ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सर।
ग्रेट टीचर्स इन वन फ्रेम, हाँ जी यादविन सर ग्रेट टीचर तो है ही। यदुवंशी 19 का डी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? और आंसर आ चुका है यदुवंशी का 19 का डी, और प्रिया चाहर ने आंसर दे दिया है उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से वो 8 राज्य हैं वो बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत से एंटर करती है गुजरात से, गुजरात के बाद ये राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में जाती है झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में पहुंचती कहां पर? बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे इंडिया में नहीं है इसलिए उसको काउंट नहीं करते। पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे कम कहां से गुजरती है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि वो है आपका आंसर राजस्थान। तो राजस्थान से सबसे कम गुजरती है, और सबसे ज्यादा की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा आपकी मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो राजस्थान, और सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। सूरज गौर बिल्कुल सही, 8 राज्य। धीरेन्द्र सिकरवार ने सही दिया 8, सूरज गौर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं भारतीय मानक रेखा, तो भारतीय मानक रेखा का अगर लॉन्गिट्यूड पूछा जाएगा तो भारतीय मानक रेखा कौन सी है? तो भारतीय मानक रेखा है आपकी 82.5 डिग्री की। तो इससे गुजरने वाले राज्य कौन से हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश से कितने राज्य गुजरते हैं? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य हैं आपके 5। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। जैसे 8 राज्य आपके कर्क रेखा से हैं, ऐसे ही आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से भी आपके 5 राज्य गुजरते हैं। तो वो 5 राज्य कौन से हैं? तो वो 5 राज्य आपके हैं यूपी, आपके यूपी, इसके बाद ये पहुंचती है एमपी में, एमपी के बाद में यहाँ पहुंचती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में ये पहुंचती है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये 5 राज्य हैं जहां से आपकी आईएसटी गुजरती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपका कर्क रेखा और एक आपका भारतीय मानक रेखा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। यदुवंशी ने आंसर दिया +5 बिल्कुल सही है। +5 ये मतलब है आपका जैसे कि 5.5 घंटे आगे हैं हम कहाँ से? 0 डिग्री से। 0 डिग्री क्या है आपका? 0 डिग्री का एक लैटिट्यूड है। इस 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पर, यानी हम आगे कितने हैं? 82.5 डिग्री। तो यहां से आप देखोगे हम इनसे 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से, अब क्लास का इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी तरीके से इसको समझा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? यानी किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। यहां पे आपके विधानमंडल की बात की जाएगी, यानी किन राज्यों में विधानमंडल है इसकी बात करते हैं। तो विधानमंडल आपके कितने, यानी जहां पर आपके द्विसदन पाए जाते हैं, विधानमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे द्विसदन है। तो यहाँ द्विसदन का मतलब क्या है? एक आपका उच्च सदन होगा और एक आपका निम्न सदन होगा।
उच्च सदन की बात करेंगे तो उच्च सदन कौन सा होगा? विधान परिषद होगा। ये बात आपको याद रखनी है। उच्च सदन कौन सा होगा? विधान परिषद होगा। और जब निम्न सदन की बात करेंगे तो निम्न सदन आपका क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। उच्च सदन हमेशा विधान परिषद और निम्न सदन आपका विधानसभा। ऐसे ही अगर आप लोकसभा की बात करोगे तो आप संसद की बात करोगे तो संसद में आपका उच्च सदन राज्यसभा होती है और निम्न सदन जो होता है वो कौन सी होती है? लोकसभा होती है। जम्मू कश्मीर भी खत्म हो गया है सर जी, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया है? हाँ अभी खत्म है ये मान रहे हैं, लेकिन फिर से अप्लाई किया है 2021 में। ये बात अभी आपको याद रखनी चाहिए। सूरज गौर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी नहीं है, इसका ऑप्शन सी है। लेकिन जम्मू कश्मीर ने दोबारा अप्लाई करने की बात कही है। ये भी देखा करो, आप करंट अफेयर पढ़ा करो, ठीक है। 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपका 6 राज्य, अच्छा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी और सी दोनों ही सही है, सही है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी और सी दोनों ही सही हैं, लेकिन 6 राज्यों की बात की जाएगी। अप्लाई किया है उसने लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, ये बात आपको याद रखनी। 6 राज्य कौन से हैं आपका? एक है आपका बिहार, ठीक है, बिहार है। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बाद में बात करेंगे तो फिर आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना भी इसी में आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर का अभी खत्म हो गया है लेकिन उसने दोबारा से अप्लाई किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने भी क्या किया है? पश्चिम बंगाल ने 2021 में विधान परिषद के लिए चुनाव किया था। सूरज गौर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आपके भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है ये, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूं कि और लोग क्या थे। यानी जब हम संचालन समिति की बात करते हैं, एक है आपकी संचालन समिति, एक आपकी संचालन समिति थी, ठीक है। प्रिया चाहर बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, प्रिया चाहर सही नहीं है। इसके अलावा एक बनी थी आपकी मौलिक अधिकार की उपसमिति, मौलिक अधिकार की उपसमिति बनी थी, ठीक है, मौलिक अधिकार की उपसमिति। इसके अलावा और भी बात की जाए तो प्रांतीय संविधान समिति एक थी आपकी, प्रांतीय संविधान समिति। तो बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी। अगर प्रारूप समिति की बात करोगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे आपके अंबेडकर, आपके BR अंबेडकर। धीरेन्द्र सिंह करवार ने आंसर दिया है पटेल। तो इसका जो आंसर होगा मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो आपका जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है आपका। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो गया। धीरेन्द्र सिंह करवार पटेल नहीं थे। धीरेन्द्र सिंह करवार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपको मालूम होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे ना, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाकी आपके सामने है कि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अंबेडकर, हाँ, सम टाइम यूज ट्रिक बट इट फेल। हाँ, ट्रिक हमेशा काम नहीं आती लेकिन ट्रिक काम जरूर आती है, ये बात तो सही है, लेकिन हमेशा नहीं। धीरेन्द्र सिंह करवार अंबेडकर बिल्कुल सही। जो प्रारूप समिति की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके भीमराव अंबेडकर थे। बाकी आपके सामने संचालन समिति भी थी, मौलिक अधिकार की उपसमिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अलावा आपकी संघीय संविधान समिति थी। तो ये भी याद रखना है कि संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी आपके सामने मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह के किसके द्वारा लिखी गई थी?
गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन जल्दी आंसर देगा? धीरेन्द्र सिकरवार, प्रियाचार, इस पे भी ट्रिक लगा के देखो एक बार। गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मैं ही बता देता हूं कि इस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गणित सार संग्रह ये महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? महावीर आचार्य के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था जिसे कहा जाता है इन्हीं के नाम से आर्यभट्टीय ग्रंथ। क्या? आर्यभट्टीय ग्रंथ बोला जाता है। जो किसने लिखा था? वो लिखा था आपके आर्यभट्ट ने। और अगर गणित सार संग्रह की बात करते हैं तो वो लिखा था ब्रह्म आपके महावीराचार्य ने। चलिए, यदुवंशी ने आंसर दे दिया, धीरेन्द्र सिकरवार ए नहीं है, बी है, और प्रिया चाहर ने भी आंसर दिया महावीराचार्य, बिल्कुल सही है। धीरेन्द्र सिकरवार, इसका ऑप्शन नंबर है महावीराचार्य, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? हाँ, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट ने ही की थी जीरो की खोज। यानी हेल्प करने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो वो जीरो ही होते हैं, ये भी बात याद रखना। धीरेन्द्र सिकरवार जीरो, हाँ जीरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वैल्यू को कोई बढ़ाएगा तो भी जीरो लगेगा, वैल्यू को घटाएगा तब भी जीरो लगेगा, बस ये याद रखना। कहाँ एक लिखा है, जब वैल्यू को बढ़ाएगा तो जीरो हो जाएगा, वैल्यू को घटाएगा तो यहाँ जीरो लगेगा। वैल्यू घटेगी तो आप एक रह जाओगे और वैल्यू बढ़ाओगे तो आप 10 हो जाओगे, बस फर्क आएगा कि जीरो कहाँ लगना है। चलो, इसके बाद में बात करते हैं इसी की। अनलैसिंग इंडिया की बात करें तो ये लिखी थी आपकी बीरप्पा मोइली ने। इन्होंने बताया था कि भारत अब महाशक्ति बनने की ओर है और भारत कम से कम 20 से 25 साल या इससे ज़्यादा सालों में ही यानी महाशक्ति बन जाएगा। ये बात कही थी बीरप्पा मोइली ने। धीरेन्द्र सिकरवार ने आंसर दे दिया। यदुवंशी अगर नहीं पता है वो मैंने बता दिया। प्रिया चाहर एक बार और देख लो, बीरप्पा मोइली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपको लगभग 3 बार करा चुका हूं, यानी मैंने 3 मॉक टेस्ट कराए हैं और तीनों मॉक टेस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो मैं लेके चलता हूं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज आपके सामने खुद क्वेश्चन बन के आया है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही देना है आपको, बिल्कुल सही आंसर देना है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन नंबर डी है बाराबंकी। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा प्रिया चाहर ने FTS, यदुवंशी का 24वें का सी और इसके अलावा गीता पाल का भी ऑप्शन नंबर सी है। यदुवंशी ने सही आंसर दिया है, गीता पाल आपने भी आंसर सही दिया है, तो ये आंसर है बिल्कुल सही, फतेहपुर सीकरी। तो जो आपके संत हैं सूफी संत इनके शेख सलीम चिश्ती, इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। तो ये किसने, यानी इनकी दरगाह की बात करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि जो सलीम चिश्ती है इन्हीं के नाम पर अकबर के बेटे का नाम रखा गया। सलीम, अकबर के जो बेटे का नाम रखा गया वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। क्या रखा गया था? सलीम, जो बाद में जहांगीर हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पर आपको कई सारे, यानी बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, पंचमहल, तो फतेहपुर सीकरी में और क्या है? बुलंद दरवाजा आपको मिलेगा, जोधाबाई महल, एक है आपका पंचमहल, ठीक है, ये भी आपको यही मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहाँ पर है। मोहित गोस्वामी, सूरज गौर, धीरेन्द्र सिकरवार, यदुवंशी, सभी के आंसर सही आए हैं, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी, और गीता पाल ने भी सही आंसर दिया। तो यहाँ पे आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि आपके सामने है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, यानी हिमालय की थर्ड हाईएस्ट चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, आप तब तक थर्ड बताइए। तो मैं पहला बता देता हूं कि वो है आपका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है?
माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी ऊंचाई की बात करोगे तो जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर है एवरेस्ट की ऊंचाई। लेकिन दूसरे की बात करेंगे तो आपका एक है माउंट केटू। माउंट केटू जो कि भारत में स्थित है, यानी भारत के पीओके में स्थित है, जिस पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये उसी जगह पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रिया चाहल, हाँ, माउंट एवरेस्ट, केटू और कंचनजंगा, बिल्कुल सही है। धीरेन्द्र सिकरवार ने आंसर दिया डी, और यदुवंशी ने आंसर दिया है नंदा देवी। नंदा देवी, भाई नंदा देवी नहीं है, कंचनजंगा लिखा हुआ है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जबकि कंचनजंगा जो पड़ता है वो सिक्किम में है। तो आपका जो थर्ड हाईएस्ट की बात करेंगे तो थर्ड हाईएस्ट आपका क्या है, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, जो कितना है, अगर आपसे इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले, धीरेन्द्र सिकरवार बिल्कुल सही, केटू। तो यहाँ पे अगर इसकी ऊंचाई पूछता है तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए, वो है आपकी 8,598 मीटर। तो थर्ड हाईएस्ट चोटी आपकी कौन सी हो गई, माउंट एवरेस्ट के अलावा माउंट कंचनजंगा, थर्ड है माउंट कंचनजंगा। अगर आपके इससे भी ज्यादा पूछता है तो आपकी फोर्थ अगर पूछ ले तो माउंट लोहोत्से, ये आपकी फोर्थ है, हिमालय की चौथी या विश्व की चौथी ऊंची चोटी, जो कि 8,516 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। सूरज गौर बिल्कुल सही। केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन, केटू को माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, और केटू जो है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन बिल्कुल सही है, गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। तो यहां पे आप जब तक राजकीय फूल के बारे में बताइए, इससे पहले मैं और भी चीजें बता देता हूं कि आपका राजकीय पशु होता है। एक है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु के अलावा राजकीय पक्षी भी है। तो राजकीय मैं नहीं लिखता, ये बता देता हूँ, राजकीय पक्षी, और राजकीय पक्षी के अलावा आपका राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल तो आपके सामने अभी ऑप्शन में आ ही जाएगा। तब तक राजकीय पशु के बारे में बताते हैं। तो राजकीय पशु के बारे में बात की है तो यहाँ पे आपका बारहसिंगा इसका राजकीय पशु हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, बारहसिंगा है। और अगर मैं राजकीय पक्षी की बात करूं तो आपका सारस जो है वो राजकीय पक्षी है। ठीक है, और अगर वृक्ष की बात करें, धीरेन्द्र सिकरवार ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पक्षी की बात करें, वृक्ष की बात करें तो वृक्ष कौन सा है, अशोक राजकीय वृक्ष है। ठीक है, और यहां पे आप पूछ रहे हैं कि राजकीय फूल, तो राजकीय फूल है आपका ऑप्शन नंबर डी, पलाश। ठीक है, ये तो सारी बातें सही है, ये आपने पढ़ रखी हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं कि यहां पर आपसे अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव या राजकीय जलीय जीव, ठीक है, यहां पे आ जाए राजकीय जलीय जीव के बारे में बात की जाए तो इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से इसका आंसर दो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव या उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा है। सूरज गौर, हाँ जी बिल्कुल सही है। धीरेन्द्र सिकरवा, बारहसिंगा राजकीय पशु, बिल्कुल सही। हरिओम शिवहरे जालौन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हरिओम शिवहरे आप थोड़ा लेट हो गए, क्लास ओवर होने वाली है, बस आपके 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। प्रिया चाहल, डॉल्फिन, बिल्कुल सही। यहां पर जब उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जीव की बात करेंगे तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा है, डॉल्फिन है। और डॉल्फिन कौन सी है ये भी आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। कौन सी बोलते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन। और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है गंगा नदी में। कहाँ मिलती है, गंगा रिवर पर मिलती है, गंगा रिवर में। और गंगा रिवर में मिलती है तो इसका मतलब क्या है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। गंगा रिवर में मिलती है तो फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली डॉल्फिन कौन सी है, आपकी गंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कैसी होती है, ये अंधी होती है, ब्लाइंड होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आपसे पूछ ले कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का जलीय जीव भी आपका गैंगेटिक डॉल्फिन है।
जो भारत का जलीय जीव है वही आपका उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, दोनों सेम है। धीरेन्द्र सिकरवार, हाँ मछली है, डॉल्फिन मछली होती है। हरिओम, कोई बात नहीं है हरिओम भाई, सॉरी की जरूरत नहीं है, आपके पास में ऑप्शन होते हैं। लाइव क्लास अगर छूट जाती है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। सॉरी सर, डॉल्फिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव डॉल्फिन, जिसे गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, गंगा रिवर में मिलती है और ये अंधी होती है। और जो डॉल्फिन आपकी उत्तर प्रदेश की राजकीय जलीय जीव बोला जा रहा है, वही डॉल्फिन आपकी भारत का जलीय जीव भी है। और डॉल्फिन का एक कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है, और वो कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बना हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है कि वो कंजर्वेशन सेंटर आपका बिहार में बना हुआ है, और जिसे कहा जाता है यानी विक्रमशिला कंजर्वेशन सेंटर। किसके लिए बनाया गया है, वो डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि डॉल्फिन की जो संख्या है वो कम होती चली जा रही है, और डॉल्फिन IUCN की आपकी रेड लिस्ट में आने लगी है, ठीक है। प्रिया, क्या हाल है, क्या बात है। मोहित गोस्वामी, पढ़ लो। अगला है आपका, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। ऑप्शन है ए पेट, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी जिगर, और ऑप्शन डी पित्ताशय। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। और जितने भी लोग आज मेरे साथ में नए जुड़े हैं तो वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चंस बनाने में, इसके अलावा इन क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने में, फिर उसके बाद में पढ़ने में, क्योंकि इनमें मेहनत लगेगी तभी हम लोग मेहनत करेंगे, तभी आप भी मेहनत करोगे। तो जल्दी से जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको ये क्लास रोजाना मिलती रहेगी इसी टाइम पर, रात के 9 बजे। और यूपी की पुलिस की तैयारी आपकी बेस्ट से बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वो लेके आ रहा हूं जो आपके यूपी पुलिस के लेवल के हैं, ठीक है। पुष्पेंद्र सिंह लीवर, युद्धवंशी सी, धीरेन्द्र सिकरवार डी। तो जितने भी लोग इसका जी यानी सी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी जिगर जिसे कहते हैं लीवर, ठीक है। जिगर जिसे कहते हैं लीवर। तो जो आपका बाइल जूस है, यानी पित्त रस की बात हो रही है, पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, लीवर में होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है कि जो आपका भोजन, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, यानी अम्लीय भोजन जो होगा उसको पचाने के लिए क्या कर रहा है, वो क्षारीय बनाएगा। क्या बनाएगा, क्षारीय भोजन बना देगा, क्षारीय बना देगा, अम्लीय को क्षारीय, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये भी आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी है, वो भी आपका लीवर ही है। ये बात आपको याद रखनी है, कौन सा है, लीवर। और आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, ये तो पहली हो गई, अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ली जाए तो जल्दी से बताइए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, पीयूष ग्लैंड। पीयूष पेन सिंह ऑप्शन नंबर बी, मोहित गोस्वामी गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। तो ये क्या है, अग्नाशय, ठीक है। गुड नाइट हो गया, अभी से सो रहे हो कोई बात नहीं है, बस 2 मिनट की क्लास और थी, रुक जाते। पीयूष ग्लैंड होती है सर। हाँ जी चलिए, लीवर लिख गया है, पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला पित्ताशय का क्या काम किया। सूरज गौर, पीयूष, हरिओम, पीयूष ग्लैंड, हाँ जी पीयूष ग्लैंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कब स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1993 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा
निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है, यानी फंगस के कारण होता है? ऑप्शन ए है तुंडिका शोथ टॉन्सिल, ऑप्शन बी पित्ताशय की पथरी, ऑप्शन सी है दिल का दौरा और ऑप्शन नंबर डी है दाद। प्रिया चाहर 2000 नहीं है, 1993 है इसका, 1993 है, 1993 में 1993 में मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? प्रिया चाहर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदुवंशी ने भी आंसर दे दिया डी, धीरेन्द्र सिकरवा सी नहीं है, हरिओम गुसेवहरे डी, गोस्वामी सी सही है। सब जितने भी लोग इसका डी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं कि दाद जो होता है वो आपका क्या है, फंगस है, यानी स्किन पे होने वाला रोग है, जो कि क्या होता है, इसको बोला जाता है डर्मेटोफाइटोसिस। क्या बोला जाता है? डर्मेटोफाइटोसिस। दाद को क्या बोला जाता है? डर्मेटोफाइटोसिस। या फिर इसे क्या बोलेंगे? इसे रिंग वॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे रिंग वॉर्म भी बोला जाता है। ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका भारत की संविधान का जो दस्तावेज बनाया गया था, यानी जब संविधान बन रहा था तो उसको प्रिंट नहीं कराया गया था, उसको लिखा गया था और उसको हाथों से लिखा था और उसको हाथों से हरिओम जी, आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट, तो अच्छी बात है भाई, आप बायोलॉजी पर स्टूडेंट हो। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर सी, प्रिया चाहर ए, हरिओम ने ऑप्शन दे दिया ए, यदुवंशी ऑप्शन नंबर सी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज जो हाथों से लिखे गए थे वो किसने लिखे थे? तो वो लिखे थे आपके प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। किसने लिखा था? अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था इन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने कहानी, आपका जो संविधान था वो टाइप नहीं हुआ था, वो हाथों से लिखा गया था। मोहित गोस्वामी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यदुवंशी सी, धीरेन्द्र सिकरवार सी, सूरज गौर बिल्कुल सी। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि जो आपके अंबेडकर थे, अंबेडकर आपके संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यदुवंशी गुड नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये आपका बस एक क्वेश्चन और रह गया है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? डिम्पल यादव, हलेश्वर, राधे राधे, यदुवंशी गुड नाइट। यदुवंशी दो क्वेश्चन और रह गए, इतनी क्लास देख ली तो दो क्वेश्चन और सही, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम और बता दो। तो जितने भी लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी क्लासेस, आपकी ये क्लासेस जो हैं यूपी पुलिस की जो क्लासेस हैं वो रोजाना मिलने वाली हैं और रोजाना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे जैसे आपका रात के 9 बजेंगे और 9 बजे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, डिम्पल यादव, आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ जी, हमें पता चल गया था। डिम्पल यादव आप कहाँ से हैं? अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में इस क्लासेस को देखना। इन क्लासेस को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला है, और जब नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिम्पल यादव ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? बायोटिन होता है, विटामिन बी7। और अगर मैं ये पूछूं, हाँ जी डिम्पल यादव बिल्कुल सही है, 31 का बी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विटामिन बी7 के कमी से क्या होता है? करण पोनिया बिल्कुल सही। संध्या कुमारी, सर मैं संध्या, हाँ जी बताइए संध्या, कहाँ से हैं आप? जितने भी लोग, यानी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, संध्या कुमारी और इसके अलावा तो
जो भी लोग नए जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे साथ में आज नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में हम आपसे रोजाना मिलने वाले हैं। फिर आप नए स्टूडेंट नहीं रहोगे, फिर आप हमको जानने लगोगे, हम आपको जानने लगेंगे। मोहित गोस्वामी यूपी से हो, हम भी यूपी से ही पढ़ा रहे हैं। संध्या कुमारी आजमपुर से, तो संध्या कुमारी बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर सब्सक्राइब कर लिया मैंने, मैं यूपी से हूँ। डिम्पल यादव बहुत बढ़िया, आप भी यूपी से, हम भी यूपी से हैं। आप यूपी से कहाँ से हैं? चलिए, इसका आंसर क्या मैंने पूछा था कि इस रोग से होता क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके बालों का गिरना है, आजकल बालों की जो देखभाल की जाती है वो किसकी यानी किस कमी से हो पा रहा है, वो आपका विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना होता है। इसके अलावा जो आपको पैरालाइसिस या कहते हैं, या फिर कह सकते हो उसे लकवा, हिंदी में उसको कहेंगे लकवा। तो क्या लकवा की जो बीमारी भी होती है वो बायोटिन की कमी से यानी विटामिन B7 की कमी से होती है। हाँ हरिओम, विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना होता है। और अगर आपसे सोर्स पूछ लिया जाए तो इसके सोर्स क्या होंगे, यानी क्या खाना चाहिए हमें, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए किस पर? अंडे पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा दूध पर, जो देखो जो मांसाहारी हैं वो अंडा खा सकते हैं, इसके अलावा जो मांस भी खा सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं वो दूध पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना, हाँ जी। अब बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, ये पूछा जा रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस विटामिन का नाम है, तो यहाँ पे मैं बता दूं एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन C का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, विटामिन C का। हरिओम, हाँ जी, एग से, एग अगर आप एग का यूज कर लेंगे तो आपका, वैसे भी बोला जाता है कि एग को आप नॉर्मली खाने से अच्छा आप लगा भी लेते हो तो लगाने से भी आपके बाल जो है झड़ते नहीं है, ऐसा माना जाता है। मैंने लगाया तो नहीं है लेकिन हाँ माना जाता है। सर मुझे ओल्ड स्टूडेंट बनना है आपका, हाँ जी ओल्ड बनना है तो बस रोजाना आप मिलिए ऑनलाइन, ठीक है। रोजाना हमारी क्लासेस होती हैं। सुबह अगर आपको साइंस पढ़ना है तो सुबह 8 बजे मेरी क्लासेस, साइंस की क्लासेस होती हैं, जो कि आपके रेलवे, और मैं कहता हूँ जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, और जो कंसेप्ट को समझना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और अगर शाम को 6 बजे जुड़ते हो, रोजाना क्लासेस शाम को 6 बजे भी होती है जिसमें मैं साइंस पढ़ाता हूँ, इसमें क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि सुबह आप कंसेप्ट को समझो और कंसेप्ट को समझने के बाद आप क्लास क्वेश्चन सीरीज की कर सकते हैं। और रात को 9 बजे आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट यानी जीके का मॉक टेस्ट चलता है, जिसको मैं, यानी आपके रहते 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन भी आपके 100 से ज़्यादा बन सकते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको रोजाना बताता हूं, किस तरीके से कि आप एक क्लास देखते हो 30 क्वेश्चन की, लेकिन आप समझते 100 क्वेश्चन तक को, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये 15 मिनट हो गया है ओल्ड डिम्पल जी, हाँ 15 मिनट पुराने हो गए, देख लो। व्हाट इज योर नेम सर जी? मेरा नाम है मनीष कुमार शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये भी आप जानते होंगे कि हॉकी का जादूगर आपका मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मेरठ, और ऑप्शन डी है आपका इलाहाबाद, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक मैं आपको बताता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो ये याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त कितना, ये आपको बताना है। मोहित गोस्वामी ने आंसर दे दिया है सी, मेरठ में। और भी कोई इसका आंसर देगा? यदुवंशी, धीरेन्द्र सिकरवार, दोनों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं कि उनका जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। और ये भी बात याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था, और 29 अगस्त को अगर ईयर पूछेगा तो 1905 को, ठीक है। हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। और मैं पूछूं कि 29 अगस्त को, यानी 29 अगस्त को इनकी जयंती के अवसर पर आज हम क्या मनाते हैं?
आज हम मनाते हैं खेल दिवस। तो खेल दिवस अगर पूछा जाए तो किसकी जयंती पर बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। खेल दिवस आपका जो बनता है वो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में या फिर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को और इन्होंने जन्म कहाँ लिया था, इलाहाबाद में लिया था। प्रिया चाहर 1905 बिल्कुल सही है। सूरज गौर यदुवंशी खेल दिवस, हाँ जी खेल दिवस। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक के आपके ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये आपके यूपी के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ही, इसके अलावा डिम्पल यादव ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जितने भी आप एग्जाम देते हो उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ डिम्पल यादव आपने सही आंसर दिया है, 32D फॉर डिम्पल। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 32 क्वेश्चंस मैं लेके आया था, लेकिन आप अगर पूरी क्लास देखोगे तो ये कम से कम 100 प्लस की क्लास है। कहीं आप अखिलेश यादव जी के घर से तो नहीं यदुवंशी तुम तो काम मार खाने वाले कर रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लास ये यूपी के मॉक टेस्ट की क्लास है, रोजाना शाम को 9 बजे होती है। और जब हम बात करेंगे शाम को 6 बजे की मेरी क्लास साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की रहती है, जो आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। और सुबह 8 बजे जो क्लास होती है वो साइंस की ही रहती है, जिसमें मैं आपको थ्योरी और कंसेप्ट के साथ में पढ़ाता हूँ। ठीक है, डिम्पल यादव जी हाँ जी 32 का डी हो गया है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लेकिन एक बात फिर कहूंगा कि जितने भी साथी मेरे साथ में आज जुड़े थे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जब सब्सक्राइब कर लोगे तो हम रोजाना मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर कर दीजिए, कि शेयर करने के बाद में आप उन लोगों के साथ में पहुंचेंगे जिन लोगों को वास्तव में एक क्लास की, ऐसी क्लास की जरूरत है जिसमें वो यूपी के टेस्ट को यानी यूपी के पुलिस के एग्जाम्स को फाइट करना चाहते हैं। उनकी हेल्प भी आप करिएगा, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े होंगे और जितने साथी है साथ में होंगे तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। गुड नाइट। यदुवंशी भैया फालतू कमेंट नहीं, हाँ जी यदुवंशी आप फालतू कमेंट ना करें। ठीक है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, क्लास को देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम को 9 बजे यूपी के मॉक टेस्ट में। और जिसको और अदर क्लासेस देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, हिंदी की हो या फिर मेरी क्लास हो। ठीक है, शुभ रात्रि। मोहित गोस्वामी गुड नाइट, बाकी सभी को गुड नाइट और सभी को जय हिंद। मतलब जब तक सौ नहीं है कि मैं रुको ना हूँ।